आज आप लोग का तो जो दिए थे प्रोजेक्ट उसको सबमिट करने का भी डेट है। सब लोग ऑनेस्टली सबमिट कर रहे हैं ना? क्योंकि आपके पेरेंट्स मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं सबके, मेरे बच्चे सबमिट करते हैं नहीं करते हैं। तो जैसे मैं अटेंडेंस का सीट तो आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, पेरेंट्स ग्रुप में आपको देखते होंगे। तो इन सिमिलर फैशन चलो अटेंडेंस लगा लीजिए, बार बार सेव नहीं करूँगा। उसी तरीके से आपका असाइनमेंट का भी इस सिमिलर फैशन सिस्टमेटिक वे में सबमिशन जाएगा, किसने सबमिट किया है नहीं किया है। खुदा ना खास्ता किसी का अगर वहाँ पर मिसिंग रहेगा तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर से भेज दीजिएगा, ठीक है? हो सकता है ह्यूमन एरर कि डाउनलोड कर रहे हैं किसी का छूट गया हो। यस अच्छा, आज क्लास के लास्ट में 5 मिनट पहले मुझे बोलिएगा और भेज दीजिएगा, हाँ तो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, तो देख लेंगे उसको। पहले इसका क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट? ऑलरेडी थोड़ा क्लास आज लेट हो गया। लिखिए की पॉइंट ऑफ VSEPR थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट लिखिए तो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन number of valence shell electron. The shape of molecule depends upon number of valence electron और वैलेंस सेल के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। मैं उसको मीनिंग समझाऊंगा। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, अब ब्रैकेट में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर around the central atom, जस्ट 2-4 पॉइंट लिखवाना है, इसे लिखवा रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा कुछ याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल repel each other because their electron clouds are negatively charged. एक और पॉइंट लिखिएगा this pair of electron tend to occupy such position in a space that minimize repulsion and maximize distance between them.
एक और पॉइंट लिखिएगा। देखिए ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट माना गया फॉर बेटर ज्योमेट्री के लिए। द वैलेंस सेल इज टेकन एज अ स्फीयर, द वैलेंस सेल इज टेकन एज अ स्फीयर with electron pair localizing on the spherical surface, with electron pair localizing on the spherical surface at maximum distance from one another। शायद ये सब आप लोग पॉइंट लिख भी लिए हैं, राइट, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो अगर लिख लिए हैं तो खाली मिला लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, कहीं पर रफ में कर लीजिए क्लास, ठीक है। और जो लोग नहीं लिखे हैं वो प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। एक और पॉइंट फिर से मिलाइए। द वैलेंस सेल इज टेकन एज अ स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस at maximum distance from one another, at maximum distance from one another। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन VS EPR थ्योरी, इन VS EPR थ्योरी मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। उसके पीछे का मैं वजह बताऊंगा। इन VS EPR थ्योरी मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। और नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखिए। फॉर ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, फॉर ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल sigma bond is responsible, not pi bond, sigma bond is responsible, not pi bond। yes, for geometry or shape of the molecule, for geometry or shape of the molecule sigma bond is responsible, नॉट पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, बस अभी लिख लीजिए और जितना भी मैंने पॉइंट लिखवाया है उसको दोबारा एक बार पढ़ लीजिए। चलिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे मैं इतना टाइम दोबारा दे रहा हूँ बिकॉज आप एक बार पढ़ लिए, फिर भी इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका मेन वजह है कि मुझे इसका विगरसली अप्लाई इस कॉन्सेप्ट, इन सब कॉन्सेप्ट का यूज़ करना रहेगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। और उस टाइम पे बिल्कुल आपकी तरफ नहीं देखूंगा कि हाँ आप ये जानते ही नहीं जानते हैं, बिकॉज मैं इसको दोबारा अपना टाइम दे रहा हूँ। ये बताइए कि एटम ए से डायरेक्टली कितना एटम अटैच है? 3। तो आज के बाद किसी भी एटम से जितना एटम डायरेक्टली अटैच रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट एटम, करेक्ट। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ए का कितना है? 3 है, ओके। और यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक और कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग को मिलेगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है।
तो यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर और वहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर में थोड़ा फ़र्क रहेगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसको मैं लिखवा दूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम का पूछेंगे तो द नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच विथ दैट एटम। ओके स्टूडेंट, यह है कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन अभी के लिए, करेक्ट। तो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और ए के पास लोन पेयर कितना है, जितना मैंने अभी दिखाया है 1। तो एक्चुअल में एक टर्म डिफाइन किया गया है जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर होता है। कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस इस एग्जांपल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया, लोन पेयर 1 हो गया, तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। और स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट, स्टेरिक नंबर इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, करेक्ट। तो यहाँ पे ए का स्टेरिक नंबर कितना आया? दिस इज द स्टेरिक नंबर ऑफ ए। इसका मतलब ए के चारों तरफ ए के पास कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है? यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे आप। सर देयर आर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, करेक्ट। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडेशन जनरली अगर जो अभी तक आप जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, राइट। हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आप में से कोई बोल सकते हैं सर sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है, राइट। इसमें भी 4 ऑर्बिटल रहता है, इसमें भी 4 ऑर्बिटल रहता है, राइट। आई एग्री। लेकिन जिसके पास d रहेगा ही नहीं उसके पास dsp3 होने का चांस, dsp2 होने का चांस रहेगा। बट मैं इस ऑप्शन को रखता हूं अभी कि अगर स्टेरिक नंबर 4 रहेगा तो देयर आर 2 ऑप्शन, sp3 या dsp2, करेक्ट। बट अगर मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन d है, किसी के पास d भी है, मान लेते हैं कि d है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन d में है ही नहीं, d में गया ही नहीं, तो उस टाइम पे मोटा मोटी अभी के लिए फॉर मोमेंट आप sp3 लेके चलिए, करेक्ट। dsp2 आता है, dsp2 हम लोग को मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, करेक्ट। तो अभी के लिए हम लोग अभी के लिए फॉर मोमेंट अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना रहेगा? 4। और उस 4 के लिए क्या बोलेंगे? हाइब्रिडेशन sp3, करेक्ट। और sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल, करेक्ट। अभी यहाँ पे रुकिए, अब फिर से यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ए के चारों तरफ अभी हम लोग सिर्फ ए के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? फॉर एटम ए, और मेरा मॉलिक्यूल का नाम है AB3। मैं इसके लिए आप लोग को समझा रहा हूँ। तो ए के चारों तरफ हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो सर बॉन्ड पेयर तो ए भी है, ए भी है, ए भी है, राइट। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ सर? 3। और लोन पेयर कितना है? 1। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? कोर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सर ए भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रहा होगा बिफोर बॉन्डिंग, और ये भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बस डिफरेंस है कि यह बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं गया है, राइट। व्हाट द मीनिंग ऑफ लोन पेयर स्टूडेंट? लोन पेयर का मतलब होता है दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग बट आर स्टिल नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, राइट। वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था बट अभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में गया नहीं है,
तो कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो क्या हम लोग बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को मिलाकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं? तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया? 4। तो अब आप सिचुएशन केस फर्स्ट और इस केस सेकेंड, इन दोनों को एक बार मैच कीजिए तो, और क्या ऑब्जर्व किए? तो सर ऑब्जर्वेशन इज दैट कि जिसको वहाँ पे आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं, वही यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर था, राइट। और जिसको यहाँ पे स्टेरिक नंबर बोल रहे हैं वो वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, एग्री। तो इन दोनों को कंपेयर करके क्या हम लोग ये बात बोल सकते हैं सर, इन दोनों कंपेयर करके आप ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। और जो स्टेरिक नंबर है वो यहाँ पे वैलेंस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, करेक्ट स्टूडेंट। यहां तक लिख लीजिए। फ्रॉम विच केस? फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां तक आ जाइए। यहां तक हो गया ना? इसको हटाएं, अभी बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। चलिए अब बताइए, इस एग्जांपल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? ए के बारे में बात कर रहे हैं, किस एटम के लिए? फॉर एटम ए। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम ए? सर 3 रहेगा। लोन पेयर कितना? 1। स्टेरिक नंबर कितना? 4। अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए तो, ए के चारों तरफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। यस, 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, राइट। 4। लोन पेयर कितना? 1। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया स्टूडेंट? 5। अब तो जो हम लोग पहले फ्रॉम केस फर्स्ट और सेकंड जो किए थे वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, यस। लेकिन अगर सही से कीजिएगा तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग को 4 ना करके 3 बोलना था। बोलिए क्यों? अभी जस्ट लिखवाए हैं, VSEPR थ्योरी में मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, राइट। इस थ्योरी में अगर मल्टीपल बॉन्ड भी रहेगा, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, सब लोग के लिए मैं बोल रहा हूं, कुछ फ्यू स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सारे स्टूडेंट के लिए है। तो यहां पे मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या किए? हम लोग का मिस्टेक हो गया कि जो डबल बॉन्ड था उसमें डबल बॉन्ड के लिए 2 काउंट कर लिए, बट इस डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड मानना है VSEPR थ्योरी में, या सिंगल बॉन्ड जैसा ट्रीट करना है। तो ये यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर दिए नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रीजन मैंने नोट करके लिखवाया था कि हम लोग हाइब्रिडेशन क्यों निकाल रहे हैं? ज्योमेट्री और शेप निकालने के लिए, राइट।
हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर रहे हैं ज्योमेट्री या शेप निकालने के लिए, ये ऑब्वियस सी बात है। तो भाई यहाँ पे लिखवाया गया है कि पाई बॉन्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी एटम के चारों तरफ ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है उसके लिए पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिर्फ कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल रहता है? सिग्मा बॉन्ड। तो एक्चुअली एक डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड में से एक तो पाई बॉन्ड रहा होगा। दैट्स वाई इस थ्योरी में आपको पाई बॉन्ड का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना है फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। करेक्ट, फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग को किसका इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड। एक पिछले क्लास में ही पढ़ा चुका हूं, राइट। दैट्स वाई हम लोग अभी VSEPR थ्योरी में अगर काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे काम सिर्फ इस वजह के लिए कर रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लिखना चाहिए था? 4, नो डाउट। ऐसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ए लुईस डॉटर स्ट्रक्चर में, तो ऑब्वियसली देयर आर 4। बट यहाँ पे बोलना है कि बिकॉज हम लोग क्या करने के जा रहे हैं, हम लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग को VSEPR थ्योरी देखना है। तो VSEPR थ्योरी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना लिखना चाहिए? 3। इसका मतलब सर मोटा मोटी जिसके लिए आप बोलना चाह रहे हैं उसका सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का सिर्फ काउंट करना है, राइट। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गया और लोन पेयर 1 हो गया। तो अभी भी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? 4 हो गया। करेक्ट। तो इसमें हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़, बॉन्ड पे कौन सा इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए हैं? सर पाई इलेक्ट्रॉन को माइनस किए हैं, राइट, इग्नोर करना है। तो अब समझ में आ गया है कि क्यों मल्टीपल, इस थ्योरी में क्यों मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। पहला बात तो ये हो गया। तो यहाँ तक तो समझ गया, 2 एग्जाम्पल ले लिया, एक में मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया और दूसरा में डबल बॉन्ड भी बनाया। और डबल बॉन्ड बनाने के टाइम पे थोड़ा सा हम लोग से मिस्टेक हो सकता था, तो उस मिस्टेक को हम लोग सुधार लिए। कुछ स्टूडेंट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 लिखते तो बेटर है कि वो वहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे कि वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को उस मोमेंट के लिए सिंगल बॉन्ड की जगह, तब जाकर यहाँ और यहाँ का वैल्यू सेम नजर आएगा। जो यहाँ पे नजर आएगा वही यहाँ पे नजर आएगा, जो यहाँ पे नजर आएगा वही यहाँ पे नजर आएगा। इसका मतलब स्टेरिक नंबर इक्वल टू व्हाट? स्टेरिक नंबर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। करेक्ट स्टूडेंट। चलिए इसको हटाएं। कोई भी स्टूडेंट क्लास बीच में आकर ज्वाइन करके बंक मत कीजिएगा। अगर नेटवर्क इशू है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ टीचर बार बार बोलते रहते हैं कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। और जिस टॉपिक का मैं बात करते रहता हूँ, तो एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग का जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, MOT, हाइब्रिडाइजेशन, VBT और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चारों चैप्टर टॉपिक को अगर मिला दिया जाए तो आपका 12th बोर्ड में तो क्वेश्चन पक्का 4 मार्क्स का आएगा ही। और कभी कभी नीट में 2-3 क्वेश्चन सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आ जाता है, और उसमें इसका बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। और जो आप 1s2 2s2 लिखना स्टार्ट कर किए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बॉक्स बनाकर, उसका तो अल्टीमेट यूज होता है, उसके बिना तो एक स्टेप नहीं बढ़ सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। चलिए अब एक इस एग्जाम्पल को दोबारा रिपीट करते हैं। बोलिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? मैं ए के लिए काम कर रहा हूँ, फॉर ए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। और लोन पेयर भी नहीं दिखाया हूँ, मतलब लोन पेयर 0। तो स्टेरिक नंबर कितना? 4। देन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। देन व्हाट इज द ज्योमेट्री?
सर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, करेक्ट। एटलीस्ट हम लोग टेट्राहेड्रल जानते हैं इसलिए बोल सकते हैं। एंड व्हाट द बॉन्ड एंगल? (109° 28". तो अगर एक्चुअल में मुझे अब सिखाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, आप लोग अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप? क्या ज्योमेट्री और शेप्स, हाँ बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब है बट जहाँ पे लोन पेयर एब्सेंट है वहाँ पे, तो एक्चुअल में शेप का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो आसपास नियर बाई में हम लोग देखते हैं उसको देखकर हम लोग शेप बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इस केस में लोन पेयर है, तो यहाँ पर नोट करके हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे कि इफ़, अभी रुक जाइएगा, इफ़ लोन पेयर एब्सेंट देन ज्योमेट्री एंड शेप आर ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी ज्योमेट्री कुछ और रहता है और शेप कुछ और बोलना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज शेप के लिए हम लोग क्या करते हैं, नियर बाय में जो देखते हैं, करेक्ट। तो एक पॉइंट बनाइए, इफ लोन पेयर एब्सेंट, तो सर एक किसके लिए बोल रहे हैं, तो जिसके लिए आप स्टेरिक नंबर निकाले हैं, राइट। इफ लोन पेयर एब्सेंट then geometry and shape are almost same, then geometry and shape are almost same। तो इस केस में ज्योमेट्री का क्या है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड व्हाट अबाउट शेप? सर शेप इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल, करेक्ट। अब नेक्स्ट बोलिए, यहाँ देखिएगा, व्हाट द स्टेरिक नंबर ऑफ ए? सर 3+1 कीजिए, राइट, 4। अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा सर, sp3, राइट। तो ज्योमेट्री क्या बोलिएगा सर, ज्योमेट्री इज ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल, करेक्ट। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस अस्टेरिक नंबर 4 में 1 किसके लिए काउंट किए हैं? 1 काउंट किए हैं लोन पेयर के लिए, राइट। तो 1 काउंट किए लोन पेयर और अस्टेरिक नंबर 4 आया है, तो 4 के वजह से आप 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं। इसका मतलब 4 बॉक्स बनाए हैं इस टाइप का। sp3 नाम का कितना बॉक्स रहेगा, जैसे कैसे p में कितना बॉक्स बनाते हैं आप? सर 3 बॉक्स बनाते हैं, px py pz। वैसे ही sp3 के लिए कितना बॉक्स बनाना चाहिए? एंड ऑल sp3 आर डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबका एनर्जी लेवल सेम, राइट। वैसा ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी लेवल सेम रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो sp3 नाम का 4 है, उस 4 में से 3 तो बनाए होंगे बॉन्ड पेयर के लिए, एग्री ना। और एक किसके लिए बनाए हैं, लोन पेयर के लिए, वेरी गुड। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है कि कोई मकान बन रहा है और बोला जाए कि देखो भाई एक ये रूम तुम्हारे लिए बना रहे हैं और आपके नाम से बने और आपको नहीं दिया जाए, बहुत ख़राब बात है। वैसे ही लोन पेयर को हम लोग काउंट कर लिए हैं स्टेरिक नंबर में। इसका मतलब कि इन sp3 इज फॉर दिस सिचुएशन लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? सर sp3 ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि सर इसको अकाउंट में लिए हैं स्टेरिक नंबर निकालने के टाइम पे, राइट। तो जिस लोन पेयर को आप काउंट कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग द स्टेरिक नंबर, इसका मतलब वो लोन पेयर उस हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, करेक्ट, उसके ऑर्बिटल में रहेगा, करेक्ट।
इसका मतलब दिस लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल। वजह क्योंकि sp3 ही कैलकुलेट करके आया। एग्री ना? यहां तक तो क्लियर है? तो आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा। दिस लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल। और ज्योमेट्री क्या होगा? तो सर ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। अब यहां देखिए, ठीक है? तो शेप के टाइम पे इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द एटम, जिसके लिए आप ऑप्शन निकाले हैं, तो एट द टाइम ऑफ शेप, तो शेप का डिफिनेशन होता है मतलब ए के चारों तरफ मुझे मॉलिक्यूल का शेप चाहिए। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हम लोग उसको बोलते हैं जिसका हम लोग आपसे हाइब्रिडेशन पूछ रहे हैं, करेक्ट? तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड द सेंट्रल एटम इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम। उसमें हम लोग उनको लोन पेयर काउंट नहीं करना है। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट बनाइए, इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, if lone pair present on central atom, then geometry and shape are different, then geometry and shape are different। तो ज्योमेट्री अलग रहेगा और शेप अलग रहेगा। ओके स्टूडेंट, कॉमा देख उसमें कंटिन्यू कर लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम, उसमें लोन पेयर को नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एटम को बोल रहा हूं, राइट? अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम गिव्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, गिव शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, करेक्ट? अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम गिव शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और शेप बताने के लिए जो आपको आसपास या जो स्टैंडर्ड शेप है उस टाइप का, वही आपका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल रहेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ए है लोन पेयर, ए है बी, ए है बी, ए है बी, और यहाँ पे है बीच में ए, करेक्ट? तो ये था मेरा ज्योमेट्री, आप लोग देख पा रहे हैं? ये है टेट्राहेड्रल। शेप बताने के टाइम पे लोन पेयर को माइनस कर दीजिए, विदाउट लोन पेयर। तो जब लोन पेयर को हटा दिए तो यहाँ देखिए, तो बी और बी, इन तीनों बी को अगर मिला देते हैं तो कैसा बनेगा सर? ये ट्रायंगल बन जाएगा, राइट? यहाँ से एक प्लेन, यहाँ से एक प्लेन, यहाँ से एक प्लेन अगर मिलाते हैं तो क्या मिलेगा सर? एक ट्रायंगुलर पिरामिडल मिलेगा। वैसा तीन प्लेन, तो पिरामिड का नाम किसके अकॉर्डिंग होता है? पिरामिड का नाम उसके बेस के अकॉर्डिंग होता है। अगर बेस ट्रायंगल जैसा है तो उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिडल। बेस स्क्वायर है तो बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। बेस अगर पेंटागोनल तो क्या बोलेंगे? पेंटागोनल पिरामिडल, करेक्ट? इसका मतलब है कि इसका शेप क्या हो रहा है, शेप क्या रहेगा? तो सर शेप बोलिए आप लोग, शेप क्या होगा? तो शेप किसके अकॉर्डिंग? यस, शेप रहेगा विदाउट लोन पेयर। शेप बताने के टाइम पे लोन पेयर को हाइड कर देना है। देन व्हाट इज द शेप? शेप रहेगा ट्राइगोनल पिरामिडल। समझ गए? तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री? सेम है या डिफरेंट है? तो सर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट? इसका मतलब तब कहाँ पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा सर? जहाँ पे लोन पेयर रहेगा वहाँ पे ज्योमेट्री अलग रहेगा और शेप अलग रहेगा, करेक्ट स्टूडेंट? चलिए,
अगर स्टेरिक नंबर 2 है, एक उससे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए। फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज फिक्स्ड। आज के बाद ज्योमेट्री वैरी नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट। और आज किसी के लिए जो ज्योमेट्री लिख रहे हैं तो ऑलवेज वही लिखते रहेंगे। फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज व्हाट? फिक्स्ड। कौशिक निरूपम, कौशिक निरूपम, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है, लिख लिए। फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, राइट। और जो भी ज्योमेट्री दे रहे हैं देखिए, टॉपिक ऑलरेडी आप लोग का एक बार पढ़ा हुआ है। अरे बढ़िया बात है कि पढ़ा हुआ तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब इस यहाँ पे देख करके चलो मैं तो वीडियो देख लिया हूँ तो समझ में आ ही रहा है। ये बात सोचकर रेजोनेंस वाला क्लास में अप्लाई मत कर दीजिएगा कि चलो नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आप में से एक दो मेरा ओल्ड बैच में क्लास कर रहे हैं, तो रेजोनेंस का 2 क्लास भी छोड़ दीजिएगा ना तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऊपर से निकल जाएगा। जैसे प्लीज़ मत छोड़िएगा, इतना तक सब लोग को पता है, मुझे भी पता है कि हाँ आप लोग को पता है। चलिए, अगर स्टेरिक नंबर 2 है, इसका मतलब है कि एक के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों आउट आता है, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी, राइट। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो फॉर बेटर स्टेबिलिटी वो एक दूसरे से कितना एंगल पे रहेगा? 180 पे, राइट। और इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? आज के बाद इसका फिक्स हो गया, लीनियर। और एक कितना एंगल पे रहेगा? 180 पे, करेक्ट। और अगर स्टेरिक नंबर 3 है और इसका नाम क्या था? एसपी ना। यहाँ पे कितना पे रहेगा? 120। और इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनार, राइट। और यहाँ जो 3 हम लोग दिखाए हैं ऐसे डॉट डॉट, वो क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है। अस्टेरिक नंबर 3 के बदले दिखा रहे हैं ना। अस्टेरिक नंबर यहाँ देखिए, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अस्टेरिक नंबर अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर अलग है या सेम है? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में सिर्फ लोन पेयर रहता है या बॉन्ड पेयर भी रहता है? तो सर यहाँ पे जो दिखाए हैं वो बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। ये जो 3 दिखाए हैं, करेक्ट। हो सकता है इसमें तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर हो सकता है कि 2 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, करेक्ट। समझे बात को? तो इसका ज्योमेट्री का नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनार। और एंगल कितना रहेगा? 120। किसके बीच में एंगल 120? तो सर हाइब्रिड और वाइटर के बीच में, क्योंकि मुझे तो अभी नहीं पता है ना कि यहाँ पे इसको बॉन्ड एंगल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। बॉन्ड एंगल तो बोलने के लिए बॉन्ड होना पड़ेगा, राइट। समटाइम्स बॉन्ड नहीं भी रह सकता है, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ एंगल बोल के काम चलाना पड़ेगा। एंगल बिटवीन हाइब्रिड और वाइटल, करेक्ट ना। चलिए, अगर 4 रहेगा तो मैं DsP2 वाला भी केस नहीं लूँगा। तो अगर sp3 है तो इसका तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये सारा शेप कहाँ से आ रहा है? जो VSEPR का थ्योरी पढ़ा है, राइट। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल, करेक्ट। और यहाँ पे एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। कोई पूछेगा ये ज्योमेट्री क्यों आया, तो बोला है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी फॉर बेटर स्टेबिलिटी, राइट। अगर स्टेरिक नंबर 5 है देन व्हाट?
तो अभी के लिए आप यही जानिए sp3d, और भी होता है बट वो बाद में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अभी के लिए आप जानिए sp3d और sp3 सब पे मैं रुकूंगा। sp3d के लिए बोलिए इस ज्योमेट्री का नाम क्या दिया गया है? वेरी गुड। तो एक कुछ ऐसा है, यहाँ देखिए कि एक ट्रायंगल है और इसका सेंटर से एक ऐसे है, यहाँ पे यहाँ पे इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए और 3 प्लेन इमेजिन कीजिए, तो ये हो जाएगा सर ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। बट ऐसा ही एक मार्कर व्हाइट बोर्ड के पीछे भी तो रहेगा, ये ऊपर भी है और नीचे भी है, राइट। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा? इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल, करेक्ट। ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, समझे स्टूडेंट। एंगल क्या होगा? हाँ सॉरी, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एंगल क्या होगा? तो सर ए हो जाएगा 120 और ए हो जाएगा 90, करेक्ट। और स्टेरिक नंबर अगर 6 रहेगा तो इन सब पे रुकूंगा अलग से, ठीक है। अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ये क्या बना सर? स्क्वायर पिरामिडल, राइट। और एक नीचे भी तो बन गया, करेक्ट। तो ये था sp3d2 और इसके ज्योमेट्री का नाम है, बोलिए, स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं। बट ऊपर में कितना प्लेन था? चारों तरफ इधर से ऐसे स्क्वायर पिरामिडल में तो ऐसे देखिएगा, ऊपर में चारों तरफ तो 4 प्लेन ना, 4 प्लेन ऐसे जाकर ऊपर में मिल रहा है एक पॉइंट पे, और नीचे भी 4 प्लेन, तो टोटल कितना प्लेन? 8। और हेड्रल स्टैंड फॉर, हेड्रल का मतलब होता है प्लेन, तो टोटल 8 प्लेन है। दैट्स वाई टेक्निकली इसके लिए ज़्यादा ए टर्म यूज किया जाता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आप नहीं सर मैं स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलूँगा, कोई आपको रॉन्ग नहीं करेगा, बट जनरली आप ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं या कहीं कहीं पे स्क्वायर बाई पिरामिडल भी लिखा रहेगा, ओके, बोथ आर करेक्ट, बट ज़्यादा आपको ये मिलेगा। यहाँ तक लिख लीजिए। अभी इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, इसका राइट टाइम आएगा तो बताऊँगा। बस अभी आप लिख लीजिए कि हाँ इसका होता है ऑक्टा। तो ये हम लोग क्या है, शेप बता रहा हूँ या सिर्फ ज्योमेट्री बता रहा हूँ? सिर्फ ज्योमेट्री बोल रहे हैं अभी। एस्टेरिक नंबर 4 का ज्योमेट्री तो बहुत बार आ चुका है, पूरा एक क्लास तो एस्टेरिक नंबर 4 ही पढ़ते रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम था टेट्राहेड्रल, राइट। नहीं तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन के लिए हम लोग सिर्फ कार्बन के लिए 3 क्लास पढ़ते रह गए हैं। उसमें तो एस्टेरिक नंबर 2, एस्टेरिक नंबर 2, 3, 4 यही तो पढ़े हैं। यहाँ तक हो गया। चलिए, एस्टेरिक नंबर अगर 7 रहेगा तो सर इसका तो sp3d3, राइट, जो अभी तक हम लोगों को काम में आएगा।
ये अगर मेरा सेंट्रल एटम है देन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर? सर 7, राइट। आइए डॉट दिखाते हैं दो का, वो एक्चुअली लोन पेयर नहीं दिखाता हूँ, इसमें बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये जो 5 है वो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, अब बाकी दो जो रहेगा वो ए इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर रहेगा और ये व्हाइट बोर्ड के नीचे रहेगा, करेक्ट स्टूडेंट? तो आप लोग सोच रहे हैं सर ये सब तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं तो इतना याद हो रहा है, तो एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा तो एग्जाम के लिए परफेक्ट होगा, वेरी फास्ट, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। तो यहाँ देखिए इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, यहाँ से मिला दीजिएगा। एक्चुअली यकीन कीजिए कि थोड़ा सा बोर्ड टाइप का फील होता है ना कि हाँ एक बार सर एच बना लिए तो सेकेंड टाइम बनाएंगे तो फिर तो वही प्रॉब्लम, राइट। यकीन कीजिए मन से बनाइएगा, हर बार मैं बनाता हूँ तो मुझे कुछ नया दिखता है, नया लगता है प्रॉब्लम में। और एग्ज़ाम में पहला बार जो सीखते हैं वो नॉलेज के लिए, सेकेंड टाइम फास्ट होने के लिए। और जो रैंकर रहता है उसका स्पीड बहुत फास्ट रहता है, क्योंकि बनाया हुआ प्रॉब्लम को 2 बार 3 बार बना लेता है स्पीड बढ़ाने के लिए, शॉर्ट नोट्स बना लेता है, मतलब उसको चीज़ों को हर एक चीज़ उसको कस करके मेमोराइज हो जाता है 100%। वो चलता फिरता उसको कभी भी कुछ पूछिए को बता देगा। तो देखिए यहाँ से अगर इसको मिला देंगे, यहाँ से इसे मिला देंगे, इसको मिला दीजिएगा, 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 कितना प्लेन बनेगा जो यहाँ एक सिंगल पॉइंट पे आके ऐड होगा, मीट करेगा? 5। तो इसको क्या बोल सकते हैं? पेंटागोनल। ये पेंटागोन हो गया ना, पेंटागोनल पिरामिडल। और ऐसा ही तो नीचे रहेगा एक, दैट्स वाई इसका ज्योमेट्री का नाम क्या रहेगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, करेक्ट। और इसमें एंगल क्या रहेगा? देखिए अभी मैं बॉन्ड एंगल बोलने से बच रहा हूँ, तो ए एंगल 72 डिग्री है, एग्री। और ए एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। हो गया ना यहाँ तक? तो आपके सिलेबस में इतना से मेरा काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट कि आपको हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए एक तो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन ऐसे निकालने के लिए रहेगा कि कोई एक मॉलिक्यूल दे देंगे और उसका ऐसे स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, तो और तब उसमें बोलेंगे कि मुझे एटम ए का चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, एटम बी का चाहिए, एटम सी का चाहिए, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज इट इज़ नॉट कंपल्सरी। जनरली क्या होता है कि जो छोटा छोटा कंपाउंड रहता है उसमें सेंट्रल एटम एक रहता है, बट बहुत सारा ऐसा कंपाउंड रहेगा। इज इट कंपल्सरी कि सेंट्रल एटम एक ही हो सकता है? मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। इसका मतलब है कि जब वैसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम इज ओनली 1, तब उसमें आपको ज्योमेट्री निकालने के लिए और स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। लेकिन जिसमें सेंट्रल एटम एक से ज़्यादा रहेगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछने का तरीका कुछ और रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल पा रहा हूँ? तो उसको हेडिंग ही बना लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम in which central atom are more than 1. Hybridization of atom in which central atom are more than 1. चलिए मैंने एक कंपाउंड ले लिया। अब इसमें स्टूडेंट मैंने आपसे कार्बन का पूछा। मान लीजिए कि आपको आज अभी से 3 क्लास पहले जो पढ़ाया उसको भूल जाइए, और अभी जो मैंने आपको सिखाया था कोऑर्डिनेशन नंबर और लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट, उसको अप्लाई करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया और तब इस एग्जांपल में आपको कार्बन का पूछ रहे हैं, तो नहीं तो बच्चों का गेम हो जाएगा सर। इस कार्बन का पूछ रहे हैं हाइब्रिडेशन, तो कार्बन का हम लोग क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कार्बन डायरेक्टली कितना आइटम से अटैच है? 4। और कार्बन के पास लोन पेयर है यहाँ पे 0, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 4, राइट।
तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा सर sp3, और ज्योमेट्री तो आपको पता ही है। तो इस कार्बन के पूरे, अब ये जो ज्योमेट्री दे रहे हैं पूरे कंपाउंड का ज्योमेट्री है या इस कार्बन के चारों तरफ का जो ज्योमेट्री है? दिस इज नाउ द ज्योमेट्री ऑफ होल कंपाउंड, राइट? तो दिस जो ये जो ज्योमेट्री लिखे हैं, दिस इज ज्योमेट्री ओनली अराउंड दिस कार्बन, राइट? तो ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल, करेक्ट। और इस कार्बन के अराउंड शेप क्या है? तो सर शेप इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल, एग्री? अब बोलिए यहां पे इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? हाउ मेनी एटम डायरेक्टली अटैच विद दिस कार्बन? 3। एंड हाउ मेनी लोन पेयर? सर 0, राइट? स्टेरिक नंबर हो गया 3। देन व्हाट इज द हाइड्रोजन? sp2। और sp2 का जस्ट लिखवा चुका हूं। आज के बाद इच हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री को फ्रीज कर दिया गया, वो वेरी नहीं करेगा, एग्री? चलिए इसका भी तो sp2 ही रहेगा। इसका क्या होगा स्टूडेंट, बोलिए तो? sp3। इस ऑक्सीजन का, तो सर इस ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 है, और देखिए तो इसके पास लोन पेयर है, तो सर है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, राइट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, उसमें 2 ही बॉन्ड बनाया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या रहा होगा? लोन पेयर रहा होगा, राइट? तो लोन पेयर हो गया 2, तो स्टेरिक नंबर भाई कितना हो गया? 4। देन व्हाट इज द ज्योमेट्री? सर 4। अब इस 1 मिनट, इस ऑक्सीजन के लिए स्टेरिक नंबर 4 आया, तो इसमें dsp2 आप लिख पाएंगे क्या? ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल है? तो ऑब्वियसली सर डी है ही नहीं, राइट? तो मुझे sp3 ही लिखना पड़ेगा, करेक्ट? तो आप लोग समझ पा रहे हैं सब लोग मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, एग्री? भैरवी ज्वाइन किए हुए हैं? तो जेम स्टैंड फॉर जेमिनल, भी का स्टैंड फॉर विसिनल, राइट? और टर मतलब टर्सरी, राइट? ये सब टर्म हम लोग यूज किए थे नहीं किए थे नोमेनक्लेचर में? ओके, तो एकदम क्लास को सही से देखते रहना है। जेमिनल को शॉर्टकट में जेम भी बोलते हैं, विशनल को शॉर्टकट में विक भी बोलते हैं, ठीक है? एनीवे, और विनाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, ये सभी तो बताया होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन इज विनाइलिक कार्बन, और डबल बॉन्डेड के बगल वाला कार्बन को एलाइलिक कार्बन, राइट? एनीवे, तो अब यहाँ देखिए इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल इस ऑक्सीजन का। व्हाट अबाउट शेप? क्या शेप यहाँ पे टेट्राहेड्रल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाद में देखते हैं, बट शेप एक्चुअली टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे, राइट? इसका हाइड्रोजन भी तो sp3 रहेगा, करेक्ट ना? तो एक्चुअल में एक कोऑर्डिनेशन नंबर और लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लोन पेयर का, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लोन पेयर का कॉन्सेप्ट इस टाइप का सिचुएशन में बहुत फ्रूटफुल रहेगा जहां पे सेंट्रल एटम मोर एक से ज़्यादा हो, एग्री? ऐसे इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी हम लोग 2-4 स्टेप का लिखवाएंगे कि लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम शुड बी सेंट्रल एटम, बट वो फार्मूला कहाँ पे काम आएगा? जहाँ पे सेंट्रल एटम इज ओनली 1, राइट? मेरे बात मान रहा है? जैसे मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी मैंने ऐसा लिखवाया था। अब अभी आप लोग को भी थोड़ा देर के बाद या नेक्स्ट क्लास तक हो सकता है लिखवा दूँ कि लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम शुड बी सेंट्रल एटम, बट वहाँ पे क्या कीजिएगा? जहाँ पे लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम 2 हो तो सेंट्रल एटम 1 से ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम पे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। उस टाइम पे ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, और आपसे पार्टिकुलरली पूछेंगे कि इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है, इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन क्या है, करेक्ट? चलिए नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना?
अमोनिया में। लोन पेयर कितना होगा स्टूडेंट? 1। स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। देन व्हाट इज द हाइड्रोजन? sp3। इसका मतलब मेरे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, राइट। और एक जगह किसके लिए रहेगा? लोन पेयर के लिए रहेगा, राइट। तो इसका ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री तो सर फिक्स है, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल बोलना ही है, राइट। व्हाट अबाउट शेप? शेप क्या यहाँ पे टेट्राहेड्रल बोल पाएंगे? तो शेप क्या बोलना पड़ेगा? तो लोन सर शेप बोलेंगे टाइम पर लोन पेयर को हाइड कर दीजिए, राइट। शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, करेक्ट। एंड हाउ मेनी बॉन्ड एंगल अराउंड दिस नाइट्रोजन? अब यहाँ पे 6 आंसर नहीं होगा क्या? इसको बॉन्ड एंगल बोलेंगे? बॉन्ड एंगल दो बॉन्ड के बीच में बनता है। दिस इज सिंपली द एंगल, नॉट बॉन्ड एंगल, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल ए रहेगा, राइट। ए रहेगा, नहीं तो ए रहेगा, नहीं तो ए रहेगा, एग्री। तो देर आर 3 बॉन्ड एंगल। तो मुझे डर किस बात का रहेगा कि हो सकता है कि आपको सिखा दिए हैं कि sp3 कार्बन के अराउंड बॉन्ड एंगल 6 होता है, राइट। तो sp3 कार्बन के अराउंड बॉन्ड एंगल 6 तब होता है जब 4 बॉन्ड था, राइट। अब यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है, तो हाउ मेनी बॉन्ड एंगल अराउंड दिस नाइट्रोजन? देयर आर 3। अब इसका होना कितना चाहिए था? व्हाट द बॉन्ड एंगल होना चाहिए था सर 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। बट यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट होगा या उससे कम हो जाएगा? तो ए होता है बॉन्ड एंगल यहाँ पे 107 डिग्री रहता है। तो सर वजह, तो वजह एक्चुअल में VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा माना गया है, राइट। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है स्टूडेंट, इसको रट जाना है। और सबसे कम रिपल्सन किसका? बॉन्ड पेयर। तो एक्चुअल में देखिए एक कौन सा पेयर, सबको बोलना है, एक दो स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर। तो एक्चुअल में इसके बीच में भी रिपल्सन हो रहा है, राइट। बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन है। तो इन दोनों का रिपल्सन ज्यादा रहेगा या इन दोनों का रिपल्सन ज्यादा रहेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा रहेगा। तो मान लेते हैं कि ऊपर से अगर कोई फोर्स लगाकर इसको प्रेस कर रहा है तो एक्सपैंड करेगा या और नीचे आएगा? नीचे आएगा तो नहीं था कि बॉन्ड एंगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। उसका प्रूफ क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड इसके वजह से लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन हो रहा है, और इसके वजह से तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बड़ा होना चाहेगा, और लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन से बॉन्ड एंगल छोटा होना चाहेगा। तो किसका इंपैक्ट ज़्यादा रहेगा? सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का इंपैक्ट ज़्यादा रहेगा, राइट। तो अगर देखिए ये बहुत टाइप प्रॉब्लम है, बहुत बार आ चुका है, कोई नया बात नहीं है। तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन 109 डिग्री 28 मिनट, बट होता है 107 डिग्री। करेक्ट रीजन इज व्हाट? तो करेक्ट रीजन इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, एग्री। तो लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। आज के बाद रट जाइए, ठीक है। कितना रहेगा? 100 होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, होता कितना है? 107 डिग्री। हो गया? अब चलिए,
वाटर में ऑक्सीजन का बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 2। लोन पेयर कितना ऑक्सीजन का, 2। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। व्हाट अबाउट ज्योमेट्री, सर ज्योमेट्री तो फिक्स है राइट, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाई, और यहाँ पे क्या, लोन पेयर राइट। चलिए, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल, सर एक ही बॉन्ड एंगल है राइट, बॉन्ड 2 है तो, और दिस बॉन्ड एंगल शुड भी होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट राइट। बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल मोटा मोटी किसके बीच में होता है, 104 से 105 डिग्री के बीच में होता है करेक्ट। तो हम लोग क्या ले लेंगे, ऑलमोस्ट इसका एवरेज ले लेते हैं। कहीं पे 104 डिग्री लिखा रहता है, कहीं पे 105 डिग्री। तो एक्चुअल में इसमें अमोनिया के रेस्पेक्ट में भी बॉन्ड एंगल कम हो गया। वजह सर, वहां तो सिर्फ लोन पेयर एक लोन पेयर था, यहाँ पे दो लोन पेयर इसको प्रेस कर रहा है राइट। इन केस ऑफ वाटर there are more bond lone pair repulsion, एग्री। ये दोनों तरफ से इसको प्रेस कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल और भी छोटा हो गया, और बॉन्ड एंगल कितना हो गया है 104 डिग्री 104.5 डिग्री करेक्ट स्टूडेंट। अब व्हाट अबाउट शेप, वाटर का शेप क्या है, तो शेप के टाइम पे लोन पेयर को काउंट में लेना है या छोड़ देना है, तो लोन पेयर का छोड़ दीजिएगा तो शेप कैसा नजर आ रहा है, एंगुलर बोलिए या भी शेप बोलिए राइट, एंगुलर भी बोल सकते हैं, नहीं तो भी शेप भी बोल सकते हैं, दोनों इसको बोला जाता है। तो भी शेप बोल दीजिए या एंगुलर बोल दीजिए, होगा। चलिए, तो अगर इस तरीके से अगर आपको पहले ही स्ट्रक्चर दे दे और जिसमें सेंट्रल टर्म एक से ज़्यादा रहेगा, तो क्या उसमें ऑप्शन आप निकाल पाएंगे, इसमें ऑक्सीजन का ऑप्शन बताइए तो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 1। ऑक्सीजन का लोन पर कितना, 2 बॉन्ड बना चुका है ना, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो स्टेरिक नंबर कितना 3, देन हाइड्रोजन शुड बी sp2 राइट। लिखिए सब लोग, इसका हम लोग यूज करेंगे इस तरीके से, कहीं पर अगर मुझे चाहिए कि ये ऑक्सीजन का ऑप्शन क्या है, वहाँ पे टाइम नहीं लेना है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन काउंट करने से बेटर कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट कीजिए, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करने के बाद लोन पे तो निकाल पाएंगे ना, लोन पे कैसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद उसमें उसका ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया, और जो रेस्ट बचेगा वो क्या रहेगा, लोन पे रहेगा राइट। ठीक है, अब हेडिंग बनाइए, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपाउंड in which there is only one central atom, a structure determination of compound in which there is only one central atom। उसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फाइंड आउट
सेंट्रल एटम, फाइंड आउट द सेंट्रल एटम और ब्रैकेट में लिखिए लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम शुड बी सेंट्रल एटम। कौन सा एटम? लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम शुड बी सेंट्रल एटम। करेक्ट स्टूडेंट? एंड हाइड्रोजन नेवर ट्रीटेड एज सेंट्रल एटम, एंड हाइड्रोजन नेवर ट्रीटेड एज सेंट्रल एटम। यहां तक लिख लिए? बट ये जो मैं हेडिंग बना रहा हूं किसके लिए है? वैसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम एक रहेगा। करेक्ट? ये हर जगह पे आपको काम नहीं देगा। करेक्ट ना? सेकेंड पॉइंट, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकाल लेंगे ना अब। फाइंड आउट, अभी थोड़ा सा एनर्जी लेवल मेरा डाउन है अभी, एक शायद ये वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट इसी को बोलते हैं। पर कब 2-3 तो हो ही गया लिए हुए। तो जनरली मेरा क्लास में एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। बट कल भी सोचा था कि रेस्ट लेंगे, तो कल सर का क्लास मैं ही ले लिया। अच्छा, आप लोग को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वगैरह सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? सिर्फ यस सर एकदम बिल्कुल ऐसे खींच कर बोल रहे हैं उतना तक ही, या सच में समझ में आ रहा है? नहीं आने से बोलना है क्लास में, ठीक है? क्योंकि जितना तरीके से एकदम बहुत धीरे धीरे लाहे लाहे चल रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे पूरा क्लास कल लिया हूँ। करेक्ट ना? और उसके पीछे का वजह है कि वो इंट्रेंस में भी आता है और बोर्ड में भी आएगा आपको, ठीक है? और हर एक चीज़ को शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सारा फार्मूला मिलेगा। करेक्ट ना स्टूडेंट? चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस 2 मिनट में खाली पानी पी कर आ जाता हूँ। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन अपना क्या पूरा करता है? हाइड्रोजन अपना आगे वाला एटम हीलियम के जैसा ड्यूलेट पूरा करता है, नॉट ऑक्टेट। अब बाकी दूसरे के लिए किस ए रहेगा अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट? करेक्ट? तो सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ बोल रहा है या टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ होल मॉलिक्यूल है, ठीक है? एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझा देंगे।
मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितना आइटम है सबका इंडिविजुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। बिफोर बॉन्डिंग देखिएगा उसके पास कितना रहता है, करेक्ट। तो आपने क्या निकाल लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया, फिर क्या निकाल लिया, लोन पेयर निकाल लिया। तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर अब प्लस लोन पेयर, इसी को क्या बोलते हैं, अस्टेरिक नंबर। बट ये अस्टेरिक नंबर किसका निकाल रहे हैं आप, यहाँ देखिएगा ये लोन पेयर जो निकाले हैं वो किसका निकाले हैं। अब सब लोग को आंसर देना है, इज इट द लोन पेयर ऑफ होल मॉलिक्यूल या इट इज द लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। यस, यहाँ पे भी क्वेश्चन जी मेन में आ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला में बच्चों को लगता है ये सबको पता रहता है, इन्हें में जो भी तैयारी करते हैं उनको ये ट्रिक पता है, बट यहाँ पे ही भूल जाते हैं। ये लगता है कि लोन पेयर ये जो निकला है यहाँ जो टीचर देते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा ये पूरे मॉलिक्यूल का है। भाई ये सेंट्रल एटम का सिर्फ दिया गया है, राइट। पूरे मॉलिक्यूल का पूछा जाएगा तो वहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, एग्री ना। ये वीडियो में देखोगे तो मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ और मैं बताया भी हूँ कि देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये हम लोग काउंट कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर तो सर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए तो मान लेते हैं PCl5 देते हैं। फास्फोरस का बिफोर बॉन्डिंग देख लीजिएगा और क्लोरीन का देख लीजिएगा, बट क्लोरीन का एक क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 7। तो यहाँ पे एक ही क्लोरीन है या 5 है, तो 7 × 5 करेंगे, राइट। और फास्फोरस के पास 5 है तो 35 + 5 40 हो जाएगा ना टोटल। यस, और कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर इसको क्या बोलते हैं, अस्टेरिक नंबर। बट ये अस्टेरिक नंबर किसका, सर सेंट्रल एटम का, राइट। और क्या अस्टेरिक नंबर निकल जाएगा तो क्या हम लोग पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाएगा। ये है नंबर ऑफ, तो सर मोटा मोटी तो बात वही हो रहा है, तो बिल्कुल बात वही है। एक नया बात बस यही है कि ये जो ट्रिक दे रहे हैं वो किसके लिए है, ये ट्रिक है जिसमें आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा। जैसे मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन ये दे दिया, उस इसमें स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा, स्ट्रक्चर निकालना हम लोग को रहेगा। बट इसमें फ़ायदा ये है कि ओनली 1 सेंट्रल एटम रहेगा, करेक्ट। अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है कि आपको ट्रिक काम में नहीं आए, एग्री। इसे मैंने हेडिंग ही बना दिया, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपाउंड दोज कंटेनिंग हाउ मेनी सेंट्रल एटम, 1, राइट। और सेंट्रल एटम निकालने का तरीका लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, बट हाइड्रोजन नेवर ट्रीटेड एज सेंट्रल एटम, उसमें ऐड कर दी इस बात को। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। लोन पेयर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 × कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हाइड्रोजन रहेगा तो 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर लेना है। चलिए अब ये जो बात बोल रहे हैं और हाइब्रिड नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल निकल जाएगा तो क्या यहाँ से हाइब्रिडेशन बता पाएंगे, बिल्कुल। और हाइब्रिडेशन बता दिए तो ईच हाइब्रिडेशन के लिए ज्योमेट्री तो फिक्स हो गया है, राइट। ओके, अब ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट, इसका ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज पाई बॉन्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, राइट। ओनली सिग्मा बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल, एग्री ना। बट फिर भी अगर हम लोग इसका 2% लाभ अगर उठा सकते हैं तो यहाँ पे काम करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड सेंटर, ये जस्ट एक ट्रिक है, एक आ जगह फेल भी हो सकता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है स्टूडेंट। और ऑक्सीडेशन नंबर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर तो आप निकाल पाएंगे ना सेंट्रल एटम का, क्योंकि आप रेडॉक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक फिर से एक बार देख लीजिए।
इसको हटाएं। इसमें कार्बन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, शेप चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जरा बताइए तो। कितना? वेरी गुड। कार्बन के पास 4, हाइड्रोजन के पास 3, हाइड्रोजन के पास 3 और एक निगेटिव। निगेटिव का मतलब किसी एक का मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, राइट। 8। या आप इसको निगेटिव को काउंट में लिए है ना, या छोड़कर? ओके। विच वन इज द सेंट्रल एटम? कार्बन। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन को ट्रीट नहीं करना है। लोन पेयर तो सर 8 माइनस, बोलिए जल्द। लोन पेयर कितना? 3 इंटू 2 ना, सॉरी 2 इंटू 3, राइट। और डिवाइडेड बाई 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए 2 लेना है, राइट। सॉरी 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 सॉरी। अगर हाइड्रोजन रहेगा तो क्या रहेगा? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर में हाइड्रोजन का है तो क्या लेना है? 2 1। एग्री? और स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 4। हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? ज्योमेट्री क्या रहेगा? ज्योमेट्री तो फिक्स है भाई, टेट्राहेड्रल, राइट। व्हाट अबाउट शेप? तो 1 निगेटिव चार्ज का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 निगेटिव चार्ज? 1 निगेटिव चार्ज का मतलब आपके दिमाग में क्या चलता है? 1 इलेक्ट्रॉन चलता है या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता है? नहीं बात तो जिनको नहीं पता है उनके लिए आज के बाद 1 निगेटिव चार्ज का मतलब होता है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी के दिमाग में आएगा सर कैसे? तो ऐसे। यहां देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। अब हाँ ना नहीं बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन यहां से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया, तो ये जो था 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, वो तो पेयर में था, राइट। ये अनपेयर्ड हुआ क्या? या पेयर का पेयर ही रह गया? बट इस ऑक्सीजन को तो एक का प्रॉफिट हो गया, तो हम लोग इसको कैसे लिख देते हैं? O माइनस, राइट। तो O माइनस का मतलब, निगेटिव का मतलब है कि एक का प्रॉफिट हुआ। बट जो प्रॉफिट हुआ वो जो प्रॉफिट हुआ उसका ऑक्सीजन का था या किसी और का था? सर किसी और का था। बट जब किसी और का था वो अकेले है या किसी के साथ पेयर में है? सर पेयर में है, राइट। दिस इज द वजह कि आज का 1 निगेटिव चार्ज का मतलब होता है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि OH माइनस में ऑक्सीजन के पास हाउ मेनी लोन पेयर, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? वेरी गुड, 3। बजाय सर पहले से ही तो 2 था, अब ये चला गया तो अब तो 3 बन गया ना, राइट। एक निगेटिव चार्ज के बदले और 2 पहले से था, तो हाउ मेनी लोन पेयर हो गया? 3 ना। हाँ ना बोलिए प्लीज। चलिए, तो अब यहाँ पे इसका, क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि सर ये तो एज इट इज है, बढ़िया बात है बट इंपॉर्टेंट है, तो शेप क्या बोलिएगा? तो शेप के टाइम पे निगेटिव चार्ज लोन पेयर को हाइड करते हैं, तो शेप क्या रहेगा यहाँ पे? ट्राइगोनल पिरामिडल। समझ गए? व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल? इज इट 109 डिग्री 28 मिनट? होना चाहिए था 109 डिग्री 20। आपको नहीं लगता कि मोटा मोटा अमोनिया के जैसा दिख रहा है?
तो यहाँ पे 107 के आसपास रहेगा, समझ गए। अब एक मिनट रुकिए, आप लोग को बोले थे कि वैसा कोई भी कार्बन जो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इट मस्ट बी sp3 बट इट रिवर्स मे और मे नॉट। यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट क्या 4 सिग्मा बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड 3 ही है? तो इन सब एग्जाम्पल के वजह से ही बोले थे इफ एनी कार्बन मेकिंग 4 सिग्मा बॉन्ड इट मस्ट बी sp3, रिवर्स मे और मे नॉट, करेक्ट ना। चलिए इसको हटाएं। यस, एक तब लेते हैं जब सराउंडिंग में सेंट्रल एटम को छोड़कर जो बाकी एटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए काउंट कर रहे हैं? तो सर सेंट्रल एटम से जो जुड़ा हुआ एटम रहता है, राइट। तो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ एटम अगर हाइड्रोजन है तब वहाँ पे इसका मतलब सेंट्रल एटम से जुड़ा अटैच एटम को सराउंडिंग एटम बोलेंगे। कौन सा एटम? सेंट्रल एटम बोलेंगे या सराउंडिंग एटम? तो जिनको थोड़ा भी डाउट है, तो अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है तब वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन को छोड़कर कोई और है तब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। सर वजह एक्चुअली हाइड्रोजन अपना ड्यूलेट पूरा करता है, अब बाकी क्या पूरा करता है? ऑक्टेट, करेक्ट। मोटा मोटी अब सब ऑक्टेट नहीं पूरा करता है बट ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन CH3+ का। कैसे? तो सर सेंट्रल एटम तो हो गया, सेंट्रल एटम है कार्बन, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। लोन पेयर कितना है सर? 6 माइनस हाउ मच? 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 0, राइट। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा सर? 3। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिड, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनार। बोलिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कार्बन के पास कितना प्योर ऑर्बिटल होता है? जल्दी से बोलिए सर। प्योर ऑर्बिटल कार्बन के पास होता है 3, px py pz, राइट। बट sp2 में तो 2 ही गया ना, p का एक तो बचा हुआ है। अब भाई sp2 में जो 2 गया उससे बना sp2 है, sp2 नाम का 3 ऑर्बिटल। अब वो तीनों यहाँ पे बॉन्ड बनाए हुए हैं, राइट। ए बी sp2 ऑर्बिटल, ए बी sp2 ऑर्बिटल, ए बी sp2 ऑर्बिटल, एग्री। तो सर इसको आप क्यों बोल रहे हैं कि बॉन्ड ही बनाए हुए हैं? एक खाली भी तो रह सकता है। नहीं खाली रहेगा कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 3, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर और बॉन्ड पेयर अलग या सेम? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 3 यही तो बॉन्ड पेयर था। तो स्टेरिक नंबर जिससे बना वो तो उसमें तो सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसका मतलब है कि स्टेरिक नंबर जिससे बना, जितना स्टेरिक नंबर रहेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यह स्टेरिक नंबर किसका है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, एग्री। अब जो मेरे पास इस कार्बन के पास एक और p बचा हुआ है, वो p फुलफिल्ड रहेगा या वैकेंट रहेगा? वैकेंट रहेगा। ये कौन सा रहेगा? pz रहेगा, px रहेगा, py रहेगा या एनी वन? लेट इट इज pz, राइट। ये वैकेंट है नहीं। तो एक्चुअली मैं जानबूझ के इसको ले रहा हूँ, दैट्स वाई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे हेल्प हो जाए, ठीक है। हो गया ना। एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? तो सर यहाँ पे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये तो जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा, एग्री। अब बताइए इस केस में व्हाट अबाउट शेप?
तो सर लोन पेयर एब्सेंट है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप रहेगा। शेप क्या बोलिएगा? इट इज़ काइंड ऑफ प्लेट के जैसा ट्रायंगुलर प्लेनार, राइट। ज्योमेट्री क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनार। शेप भी क्या रहेगा? ट्रायंगुलर प्लेनार। एग्री? चलिए SO2 जल्दी से बताइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा? हाँ बोलिए तो। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब उसका अनदर नेम, एक कहीं पे पूछा हुआ क्वेश्चन है? ओके। अब डायगोनल में तो बहुत उसमें तो डायगोनल sp3d2 में भी आता है, फिर sp3d में भी आता है, डायगोनल रहता है, लेकिन sp3d2 होना चाहिए। क्या आंसर है? डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए उसमें अब एक टर्म जो कोई पढ़ाने वाले हैं वो बोल दिया डायगोनल की एसपी के लिए तो इसमें ज़्यादा बेटर रहता कि डायमेट्रिकली जस्ट अपोजिट। डायमेट्रिकली होता ना कि यहाँ पे है तो बिल्कुल एक इधर एक इधर, राइट। डायगोनल टर्म यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए आप एक कहीं पे भी क्वेश्चन अगर बहुत सारा ऐसा रहेगा जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें बहुत सारा मिस्टेक है। अब जैसे sp3d2 उसमें 3 डायगोनल है तो उसको भी तो हम लोग डायगोनल हाइब्रिडेशन का नाम दे सकते हैं, राइट। अब उसमें अगर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो ये बोलना चाहिए राइट द नेम ऑफ द हाइब्रिडेशन इन विच ओनली 1 डायगोनल इज प्रेजेंट, राइट। अदरवाइज sp3d2 में देयर आर 3 डायगोनल, राइट। इसलिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि मतलब 90% लोग को एक्चुअली क्वेश्चन तो पूछे, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, अब पूछना क्या चाह रहा हूँ पता ही नहीं, बोल ही नहीं पा रहा हूँ। अब जैसे SP भी एक हो सकता है, sp3d2 भी हो सकता है, उसमें 3 डायगोनल है, और भी है जिसमें डायगोनल है। एग्रे? हाँ अब इसमें अगर रहता कि डायगोनल हाइब्रिडेशन sp3 sp2 sp एंड ऑल ऑफ दिस, इन तीनों में अगर ऑप्शन अगर मुझे देते तब मैं बोलता हूँ ओके इट इज sp, राइट। बट ऐसे बोलेंगे कि सर किसमें डायगोनल है तो आंसर sp भी हो सकता है, sp3d2 भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। ओके चलिए इसमें बताइए तो SO2 का हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सर कितना हो जाएगा? 18, सही है। एंड विच वन इज द सेंट्रल एटम? सर इट इज सल्फर, राइट, करेक्ट। लोन पेयर कितना होगा स्टूडेंट? तो 18 माइनस 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो अस्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? ए लोन अस्टेरिक नंबर इक्वल टू 2 + 1 = 3। लोन पेयर को भी अस्टेरिक नंबर में आप काउंट कर रहे हैं, इस बात को ख्याल रखिएगा। और अगर लोन पेयर को अस्टेरिक नंबर में काउंट करें मतलब हाइब्रिड और वाटर में जाएगा, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस सल्फर? 4। देखिए तो सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर तो बता ही सकते हैं 4 है। देन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसका रिक्वायरमेंट था नहीं, जस्ट ऐसे ही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? तो सर 4 - 2 = 2, राइट। पहले अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? समथिंग लाइक दिस sp2 है तो पहले sp2 का हम लोग काम कर लेते हैं।
तो एक तो लोन पेयर के लिए दे देंगे, अब बाकी दो ऑक्सीजन के लिए दे देंगे, राइट। बट ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना के रहेगा क्या? तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए पाई बॉन्ड चाहिए। आपके हाथ में कितना पाई बॉन्ड है सल्फर के चारों तरफ देने के लिए? 2 पाई बॉन्ड है, राइट। एक ऑक्सीजन को दे दीजिए और इस ऑक्सीजन को दे दीजिए। अब बताइए ज्योमेट्री क्या था? तो सर ज्योमेट्री इज, बोलिए फास्ट, ज्योमेट्री फिक्स है। ज्योमेट्री के टाइम पे तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। ट्राइगोनल प्लेनार। व्हाट अबाउट शेप? वेरी गुड, एंगुलर बोल दीजिए या वी से बोल दीजिए। व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल? इज इट 120 या इट इज लेस देन 120? सर बॉन्ड एंगल स्लाइटली लेस देन 120, राइट। होना चाहिए था 120, बट 120 रहेगा या ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 120 से कम रहेगा? अब भाई यहाँ तक आ गए, तो बॉन्ड एंगल इज इट 120 या लेस देन 120? या ऑब्जेक्टिव में आएगा लेस देन 120। अब मेरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ लोन पेयर, जल्दी से आंसर दीजिए। दर्शन अवैस, हाउ मेनी लोन पेयर? लोन पेयर कितना होगा? तो देखिए अब इसमें कुछ स्टूडेंट नंबर ऑफ लोन पेयर, तो कुछ हो सकता है कि यहाँ पे वाला 1 देखकर आंसर 1 दे दे, जो कि गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में रहेगा नंबर ऑफ लोन पेयर और कुछ भी मेंशन नहीं किया है गया है, इसका मतलब पूरे मॉलिक्यूल का पूछ रहा हूँ। वेरी गुड, 5 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब 1 2 3 4 5, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तब करेक्ट आंसर इज 1। समझ गए? तो यहाँ पे अलर्ट रहिएगा। अगर पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, इसका तो उस पूरे मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर है, तब पूरा मॉलिक्यूल में सिर्फ सल्फर है या साथ में ऑक्सीजन भी है? नो डाउट कि सेंट्रल एटम सल्फर है, इसके वजह से ज्योमेट्री कंट्रोल हो रहा है, बट टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर में सारा लोन पेयर को काउंट में लेना है। एग्री? ओके स्टूडेंट, तो शायद एक बड़ा क्लास लूँगा तो हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा और तब स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। ओके, आज के लिए इतना ही रखने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं हूँ। हाँ आपका क्वेश्चन। हाँ हाँ, अभी जस्ट मुझे व्हाट्सअप कीजिए तो। व्हाट्सअप कीजिए। अभी अभी भेज दिए। क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, नाइट्रो के बाद? अच्छा नहीं, 4 नाइट्रो और उसके बाद डैश रहेगा, ठीक है। लोकेट नंबर और नेम के बीच में डैश रहता है, इसलिए अगर वहाँ पे दिया हुआ भी है आंसर शीट में या कहीं भी, रॉन्ग है, ठीक है। ऑलवेज नाम और लोकेट, यहाँ पे कैपिटल एन स्टैंड फॉर व्हाट? लोकेट नंबर, ओके। तो डैश रहना चाहिए अकॉर्डिंग। छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ, उसका कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग एक कन्वेंशन है ना कि लोकेट नंबर जैसे 4 के बाद डैश देते हैं, 4 के बाद इधर भी नाम उधर भी नाम, दोनों तरफ अगर लेफ्ट और राइट, तब भी दोनों के बीच में डैश देते हैं, राइट। और प्लस सबसे ज़्यादा देखिए जनरली होता क्या है कि नॉमेनक्लेचर में एक कन्वेंशन है, उसे बहुत सारे टीचर खुद की तरफ से भी अडॉप्ट कर लेते हैं। रियल कॉन्सेप्ट आप रुद्रांग क्लास कर रहे होंगे ओल्ड बैच का, रेजिडेंस से मेन शुरू होता है ऑर्गेनिक, राइट। नॉमेनक्लेचर इज मोर मस्ट तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म के पॉइंट, पूरा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
बट इसमें बहुत सिली सिली बात भी है सर, यहाँ पे एम को कैपिटल या स्मॉल, तो उसमें मोटा मोटी जो एक कॉन्क्रीट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, उतना से काम चल जाएगा। अब उसमें कहीं पे कॉमा डैश वाला बात है तो ऑब्वियसली लोकेट नंबर और नाम के बीच में डैश ही रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। बोलिए तो, बोलिए तो। C3O2, C3O2 और फिर से O2, C3O2 दो बार O2, C3O2 में कार्बन का हाइड्रोजन। देखिए ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, मैं एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। इसका नाम था कार्बन सब ऑक्साइड, रेडॉक्स में जाके देखिएगा, इसका एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, ठीक है, याद आया। तो इसका sp है, राइट, ये भी sp है, ये भी sp है, ये भी। तो देखिए अब इसमें ओनली वन सेंट्रल एटम है क्या, तो नहीं है, तो इसमें मजबूरी है कि स्ट्रक्चर हम लोग को पता होना पड़ेगा। तो सर कितना स्ट्रक्चर याद रखेंगे, तो कुछ ऐसा कॉमन रहेगा जो मैक्सिमम आ सकता है, उसको खुद मैं बोर्ड पे कहीं ना कहीं लेता हूँ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। बिकॉज आप लोग को नहीं, जनरली एक ऐसा होता है कि सर पता नहीं क्या आएगा, तो मैं एज ए टीचर क्या करूँगा कि मैं भी पूरा इंडिया के कोचिंग क्लासेस जो भी कोचिंग रन हो रहा है, हर जगह का कंटेंट और मटेरियल मेरे पास भी है, वेरी फ्रैंकली। मतलब हो सकता है कि एक स्टूडेंट के पास 2 कोचिंग का होगा, मेरे पास तो इंडिया के जितना भी कोचिंग क्लासेज है सबका कंटेंट ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ और देखा हूँ। और 20 कोचिंग है ब्रांड नेम फेम पूरा इंडिया लेवल का, 20 का है, और उसमें बस 2% का डिफरेंस रहता है, मोटा मोटी सबका सेम ही है, राइट। तो उसका जितना भी कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे होता है ना कि आप कोई नेशनल लेवल का आप टेस्ट ज्वाइन कर लिए, लेटर सपोज अब मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ क्वेश्चन नहीं बनना स्टार्ट होगा, तो मेरा गारंटी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस लेवल तक आपको पढ़ा दिया जाएगा कि वहाँ से बहुत ऊपर चले जाइएगा, उससे बहुत नीचे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ एक बात, इसलिए मेरा भी एक चूँकि हम लोग का भी कॉम्पिटिशन बढ़ गया ना, और अगर मैं अपना कंटेंट में को कम रखूँगा, देखते हैं कोई सी भी टॉपिक में एक बात को 10 बार बोलता हूँ ताकि स्टूडेंट को यहाँ पर बैठ जाए। अब स्टूडेंट अगर मेहनत करना चाहेगा, अब कुछ कुछ स्टूडेंट है कि एक चीज़ को 2 बार पढ़ने में बोर हो जाते हैं, तो उनका तो कभी लाइफ में नहीं हो सकता है भाई, बार बार पढ़ो अगर सच में कहीं पे अच्छी जगह पे जाना है तो। इतना मेहनत करके टीचर का क्लास लगाते हैं, डाउट क्लास बायो का, राइट, आप ही लोकली लगा रहे हैं, कितना क्लास दे रहे हैं, क्लास में कोई कमी है क्या एटलीस्ट में, कितना डिसिप्लिन सिस्टम है, आप लोग तो 1-2 महीना में पता चल गया होगा, राइट। नंबर ऑफ क्लासेस कितना होता है, मैं सुबह शाम तक आप स्टूडेंट के पीछे रहता हूँ कि हाँ भाई कहाँ पे क्लास ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, शायद इतना अगर कहीं पे दूसरी जगह भी पढ़ रहे होंगे तो इतना पीछे कोई एज ए डायरेक्टर हो कभी नहीं पीछे रहेगा। तो मैं अपने आप को डायरेक्टर का पद छोड़ दिया हूँ कि नहीं, मैं अपने आप को, मैं कोचिंग सिर्फ एज ए फैकल्टी एज ए टीचर मैं ओपन किया हूँ, मुझे टीचर ही बनकर रहना है, और एज ए टीचर बन के रहूँगा तो ज़्यादा काम करूँगा बच्चों के लिए। अगर थोड़ा भी ईगो यहाँ पे आ गया ना तो उस दिन से पढ़ाना मेरा कम हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है और बच्चों के लिए काम करना है जो मेरे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, उनको इतना बढ़िया सर्विस दे के भेजना है ताकि वो 10 जगह बोले कि नहीं कैटलिस्ट में एक्चुअली सच में डिसिप्लिन सिस्टम है और पढ़ाया जाता है। अब पूरा टीम को बना के रखते हैं। अब उसमें है कि आप सब हर फैकल्टी का सेम लेवल नहीं रहेगा, ये डोंट कंपेयर द कि हाँ राकेश सर ऐसे हैं तो वो कैसे हैं, भाई राकेश सर और दूसरे आंसर अलग अलग रहेंगे, बट सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो कोई डाउट क्लास ले रहे हैं तो प्लीज़ उसमें ज्वाइन कीजिए, कोई भी टीचर अगर क्लास ले रहे हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो फ़ायदा रहेगा, राइट। अब बाकी फिजिक्स का तो मैं 90% मैं खुद ही बर्डन लेकर चल ही रहा हूँ कि 90% फिजिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, बट 10% जो सर पढ़ाने वाले हैं वो भी बहुत तरीके से पढ़ाएंगे, उसमें भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आज के लिए सॉरी, आज मेरा थोड़ा एनर्जी लेवल कम था, बट फिर भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। ओके, अब बायो के लिए आप लोग ज्वाइन कीजिएगा 6:30 में, मैं लीव
स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास पूछ लीजिए, आज थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है, बहुत देर से खड़ा हूँ। या व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं रिप्लाई फ़ोन करके समझा दूँगा। ठीक है।